हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर्स में बहुत सारी वर्ड्स, बहुत सारी ट्रीटीज़, बहुत सारी पर्सनालिटी, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एग्जॉर्ब करना थोड़ा आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपकी वो भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा संयम रखिएगा और उसके बाद आराम से अपने नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा, वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आसान से आसान तरीके में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं उसके बिहाफ पे मैंने नोट्स बनाए और आपके सामने वो सब लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद। हेलो गाइस, प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ का 7वां लेक्चर लेने वाले हैं। ऑलरेडी 6 जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एंग्लो मराठा वॉर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। उसका बैकग्राउंड देखेंगे, वॉर किस तरीके से हुई, उनके बीच ट्रीटीज़ किस तरीके से हुई, ये सारी प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फैमिली ट्री समझ लेते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर लिया था मराठा का, उसमें अच्छी तरीके से मैंने बाजी राव तक आपको सारी चीज़ें समझा दी थी और इनसे इनसे आगे भी चीज़ें समझाई थी। तो अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स में जब हम डिस्कस करा था मराठा को, प्लीज़ आप फर्स्टली वो लेक्चर जाकर देखिए और अगर देख भी लिया है तो एक बार रिवीजन के लिए भी देख लीजिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो बाजीराव का टाइम पीरियड था 1720 से 40 तक। अब क्या होता है कि बाजीराव के 2 पुत्र होते हैं। ठीक है ना, बाजीराव की डेथ हो जाती है और बाजीराव और काशीबाई, इनसे जो पुत्र होते हैं वो होते हैं बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव जो है वो गद्दी पर बैठते हैं और उनका टाइम पीरियड होता है 1740 से 1761 तक। इनमें उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे जो विश्वास राव है उनकी भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। अब कौन गद्दी पे बैठेगा, इस बात की जब बात आती है तो रघुनाथ राव ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि मैं बालाजी बाजीराव का भाई हूँ या फिर मैं बाजीराव फर्स्ट का जो पुत्र हूँ, सेकंड पुत्र हूँ, तो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। राजा का बेटा क्योंकि राजा बनता है और विश्वास राव की डेथ होने के बाद माधव राव फर्स्ट जो है वो इसके बाद राजा बनते हैं। इसी की वजह से माधव राव और रघुनाथ राव के बीच पूरा टाइम पीरियड जो उनका शासन काल रहता है एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, झगड़ों का बैकग्राउंड बना रहता है। लेकिन जब माधव राव की 1772 में डेथ हो जाती है उसके बाद रघुनाथ राव को लगता है कि अब तो मैं ही राजा बनूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसी अभी तक मतलब कि कोई पावर नहीं थी या फिर है ना कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पर नहीं थी। लेकिन फिर से वही होता है, नारायण राव, माधव राव का जो भाई होता है नारायण राव, वो इसके बाद जो है राजा बनता है। तो रघुनाथ राव ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से वेट कर रहे होते हैं कि मैं ही शासक बनूंगा। और जब नारायण राव गद्दी पर बैठ जाते हैं तो रघुनाथ राव उनकी हत्या कर देते हैं। और रघुनाथ राव जो सारे लोग हैं वो इस बात को मान लेते हैं क्योंकि नारायण राव के बाद और कोई भी एक ऐसी पर्सनालिटी नहीं होती जो गद्दी पर बैठ सके। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही नारायण राव की डेथ होती है तो जो गंगाबाई होती हैं, उनकी वाइफ जो होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ टाइम बाद जो है माधव राव नारायण का जन्म होता है। जैसे ही कुछ मंथ के बाद ये बर्थ लेते हैं तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नारायण राव माधव राव नारायण को अपना राजा घोषित कर देते हैं और गद्दी पर बिठा देते हैं। इस बात से रघुनाथ राव बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं अंग्रेज़ों के पास और ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। यही शुरुआत होती है एंग्लो मराठा वॉर की, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि रघुनाथ राव का बेटा होता है बाजीराव जो बाद में जाकर शासक बनता है और बाजीराव के बाद है नाना साहिब जो जिनका 1857 में भी रिवॉल्ट में भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट
एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है। यहाँ पर नारायण जो रघुनाथ राव वो हत्या कर देते हैं नारायण राव की, और उसके बाद नाना फडणवीस जो होते हैं, सॉरी सॉरी रघुनाथ राव, हाँ, फिर नाना फडणवीस और 11 मिनिस्टर्स जो होते हैं जिन्हें कहा जाता है बारबाई काउंसिल, ठीक है, वो सब मिलकर माधव राव जो सेकंड होते हैं उन्हें राजा बना देते हैं। ठीक है, इस बात से नाराज होकर रघुनाथ राव जब चले जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं, बंगाल बॉम्बे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास चले जाते हैं और ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। बॉम्बे वाले सोच रहे होते हैं कि भाई बंगाल प्रेसिडेंसी है, वो इतना फ़ायदा उठा रही है, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, बक्सर हो चुका है, दीवानी उनके हाथ में आ चुकी है, पावर उनके हाथ में आ चुकी है, बेहिसाब पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों ना कमाएं। तो ये सोचते हुए जो आपकी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है वो ट्रीटी कर लेती है। लेकिन जब तक जो है रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका होता है, और रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि तीनों प्रेसिडेंसी को जो संभालने वाला होगा वो बंगाल प्रेसिडेंसी संभालेगी, मतलब लीडर वहाँ पर होगा, और उनके सलाह मशवरा के बिना, मतलब कि उनकी इजाज़त के बिना कोई भी ट्रीटी नहीं करी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद बंगाल प्रेसिडेंसी क्या करती है, ट्रीटी कर लेती है रघुनाथ राव के साथ। ट्रीटी में क्या क्या बात होती है, एक तो ये बात होती है कि सेलसेट और बेसिन वाला जो पोर्ट है वो आप प्रेसिडेंसी को देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, और जो सूरत का रेवेन्यू है वो भी आप कंपनी को देंगे, ये बात होती है। और उसके बाद जो है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उन्हें मिलिट्री देती थी है रघुनाथ राव को, और वो रघुनाथ राव मार्च 1775 में अपनी फोर्स को लेकर जाते हैं, और गुजरात में जब वो गुजरात से गुजरते हैं तो गुजरात में उन्हें रोक लिया जाता है। और कौन उन्हें रोकता है, उन्हें रोकते हैं हरिपंत, और वहाँ पर जो गुजरात में जो रघुनाथ राव हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो ये बात को अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं कि भाई एक तो इन्होंने ट्रीटी कर ली है, और ट्रीटी करने के बाद ये हारते जा रहे हैं, बुरी तरीके से हमें नुकसान हो रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग दो जगहों पर लेटर लिखते हैं, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लेटर लिखते हैं, और एक मराठा में यानी कि नाना फडणवीस को, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्हें पेशवा बनाया गया उनकी जो एज है माधव राव की वो तो कुछ महीने की है, वो कैसे किसी भी चीज़ को संभालेंगे, तो पावर जो है वो नाना फडणवीस के पास आ जाती है। तो जब ये वॉरेन हेस्टिंग देखते हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से हर जगह हारते जा रहे हैं और हमारा नुकसान होता जा रहा है, तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लेटर लिखते हैं और सूरत ट्रीटी को कैंसिल करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि आप युद्ध को यहीं के यहीं रोक देंगे, इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। वहीं पे वो नाना फडणवीस के साथ ट्रीटी करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम इस ट्रीटी को वापस लेंगे, और रघुनाथ राव को कोई भी अपनी शरण नहीं देगा, ना ही उन्हें मिलिट्री देगा, ये पूरा का पूरा जो सपोर्ट है हम उसे वापस ले लेंगे। ठीक है, इसके भी इन दोनों के बीच ट्रीटी हो जाती है, और इस तरीके से जो वॉर है वो रुक जाती है। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच में होती है। इसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद रघुनाथ राव नाना फडणवीस ये बात सोचते हैं कि भाई हम तो जीत रहे थे और हमारा कुछ ऐसा नुकसान भी नहीं हो रहा था, तो हमने क्यों इस तरीके से ट्रीटी कर ली और हम क्यों कंपनी के अंडर में आ जाएं। तो जो नाना फडणवीस हैं वो मतलब कि इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर वो एक रीयूनाइट करना शुरू कर देते हैं सिंधियास को, होलकर्स को, और ये सब आकर फिर से एक रीग्रुप बन जाते हैं, और ब्रिटिश जो फ्रेंच कंपनी है उसे भी नाना फडणवीस जो है सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वॉरेन हेस्टिंग को ये सारी सिचुएशन पता चलती है तो उन्हें लगता है कि ये तो सीधा जो हमारे बीच ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसका सीधा उल्लंघन है, और ये जो कंपनी है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ये सारी चीज़ें देखकर जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ठीक है, जो वॉर शुरू हो जाती है, और वॉर में ये जो यूनाइट होते हैं, रीयूनाइट होते हैं, नाना फडणवीस, सिंधिया और होलकर पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। कहाँ पर? वड़गांव में हरा देते हैं, और जितना भी एरिया है वो वापस ले लेते हैं। अंग्रेज़ों के पास जितना भी एरिया जाता है वो वापस ले लिया जाता है।
ठीक है। लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग है वो दो जगह पर आर्मी भेजते हैं। जो इस सिचुएशंस को देखते हैं, एक भेजते हैं वो अहमदाबाद में और एक भेजते हैं ग्वालियर में। अहमदाबाद में वो भेजते हैं वो गोडार्ड को, और ग्वालियर में भेजते हैं वो कर्नल पोफम को। तो अहमदाबाद और ग्वालियर दोनों जगह पर जो अंग्रेज़ों की आर्मी है वो जीत जाती है। उसके बाद जो अंग्रेज़ है वो मध्यस्थता की भूमिका में, यानी कि मिडल मैन की भूमिका में लेकर आते हैं महादजी सिंधिया को। देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि एक चालाकी वाला काम है कि एक इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर सकती थी यूनाइट होकर, वो उन्हें ही मध्यस्थ बना देते हैं कि, और उन्हें बोलते हैं कि भाई ना आप उधर की सुनिए ना इधर की सुनिए, आप एक मतलब कि एक जजमेंट दीजिए और मध्यस्थ की काम करिए कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। अहमदाबाद को क्योंकि जीत लिया जाता है तो जो गुजरात का रेवेन्यू होता है वो स्टिल मिलता रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस मध्यस्थता वाली जो ट्रीटी है उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सलबाई, जो कि 1782 में होती है। इसके अनुसार जो है रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर दिया जाता है, उन्हें पूरे तरीके से समर्थन ले लिया जाता है, और उसे जो है जो पेशवा होता है माधव राव सेकंड, उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है एज अ पेशवा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रख लेती है बेसिन और सेलसेट वाला जो एरिया है वो रख लेती है, और हेल्प मांगती है मैसूर से, मैसूर के खिलाफ मराठा से। आप याद करिए जो मैसूर वाला, जब मैं आपको सेशन ले रही थी तब मैंने बताया था कि जो हैदर अली हैं वो मराठा और हैदराबाद मराठा के साथ जो है ना रीयूनाइट हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1780 वाला जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत मुश्किल होता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो देखती है कि भाई यहाँ पर हमें मैसूर से भी लड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें मराठा से भी लड़ना पड़ रहा है, तो वो ट्रीटी कर लेती है मराठा के साथ और फिर वो उसमें मिला लेती है, और यही रीज़न होता है कि मैसूर हार जाता है। देखिए मैसूर को हरा देंगे, फिर मराठा को भी बांट बांट के हरा देंगे। ये जो डिप्लोमेसी थी ना, ये जो मतलब कि ये जो शासन वाली चालाकी थी, ये भारतीय लोग नहीं समझ पा रहे थे, ये भारतीय शासक नहीं समझ पा रहे थे जिस तरीके से अंग्रेज कर रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट टाइम में मतलब कि फर्स्ट एंग्लो मराठा जब वॉर हो रहा है उसमें क्यों मना कर रहे हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कि आप इनके जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मराठा अभी भी ताकतवर हैं। वो सही टाइम पीरियड का वेट करते हैं, पहले जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपस में मिलाते हैं, आपस में उनके साथ मिलते हैं, फिर उन्हें हराते हैं, और उसके बाद जो दुश्मन होता है उसे भी ख़त्म कर देते हैं। याद करिए मैसूर के टाइम पर जो वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, वो क्या मतलब कि जजमेंट देते हैं या फिर क्या वर्डिंग्स उनकी होती हैं कि भाई हम दुश्मन को भी हरा दिया और हमने दोस्त को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया, ठीक है ना। तो ये जो मतलब कि कमेंट्स हैं या फिर ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होते, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, उनका टाइम पीरियड चल रहा है ना, वो आ गए। तो इस तरीके से काम करते हैं कि भाई वो दुश्मन को भी हरा देते हैं और दोस्त को भी वो शक्तिशाली नहीं होने देते हैं। तो यही होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई में, रघुनाथ राव को हरा देते हैं, फिर वो पेशवा जो है माधव राव को बना देते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो है ट्रीटी ऑफ सलबाई के बाद जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है ख़त्म हो जाता है 20 साल तक। और ये 20 साल तक युद्ध को रोक देता है, कोई वॉर नहीं होता। 20 साल बाद जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है स्टार्ट होता है। कब से कब तक चलता है? 1803 से 1806 तक चलता है। अब इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो होते हैं उनकी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कि महादजी सिंधिया जो हैं 1794 में इनकी डेथ हो जाती है। देखिए आपको पता होना चाहिए अगर सिंधिया की बात हो रही है तो किस एरिया की बात हो रही है, पेशवा की बात हो रही है तो किस एरिया की बात हो रही है, गायकवाड़ की बात हो रही है तो किस एरिया की बात हो रही है। और ये सब मैं अच्छी तरीके से आपको मराठा का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें समझा चुकी हूँ, तो आप उसे पहले रिवाइज करिएगा। आपको पता होना चाहिए अगर किसी लीडर की बात हो रही है तो वो किस एरिया की बात की जा रही है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप मराठा में कन्फ्यूज़ होते जाएंगे, फिर आपको ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो सीरीज़ है वो समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वही इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि आप कैपेबल नहीं है चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेक्चर है पहले उसे देखिएगा, उसमें आप अपने माइंड को अच्छी तरीके से
स्टेबल बना लीजिए उस लेक्चर के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तो महादजी सिंधिया जो हैं 1794 में उनकी डेथ हो जाती है। दौलत राव सिंधिया उसके बाद उनके सक्सेसर बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से दूरदृष्टि नहीं होती है उनकी, विजन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं माने जाते हैं। फिर माधव राव जो हैं पेशवा जो हैं उनकी भी 1795 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी नाना फडणवीस, उनकी भी 1800 में डेथ हो जाती है। होलकर का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी, काम संभाल रही थी, अहिल्या बाई, उनकी डेथ हो जाती है। फिर तुकोजी होलकर जो है, जो उनके मिनिस्टर होते हैं, जो अच्छे तरीके से शासन को संभाल रहे होते हैं, उनकी 1797 में डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है यशवंत राव होलकर जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सेली किस्म के शख्स होते हैं, लेकिन काम अच्छी तरीके से करना जानते हैं, लेकिन इनकी भी दूरदृष्टि नहीं होती चीज़ों को कि वो संभाल सकें। यशवंत राव के एक और भाई होते हैं वितोजी राव होते हैं। ये दोनों भाई मिलकर अपना एरिया का एक्सपेंशन कर रहे होते हैं और यही जो है जो पेशवा है उसे बात पसंद नहीं आती। तो जो फिर उसके बाद जो है यशवंत राव के जो ब्रदर हैं ये विधोजी राव, इसे मरवा दिया जाता है। बाजीराव सेकंड इसे मरवा देते हैं। ठीक है, जैसे ही बाजीराव सेकंड इसे मतलब कि मरवा देते हैं तो बाजीराव सेकंड का साथ देते हैं दौलत राव सिंधिया। इन दोनों के खिलाफ यशवंत राव जो है वो जंग का ऐलान कर देते हैं। फिर दो तरफ, एक तरफ यशवंत राव होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं बाजीराव सेकंड प्लस दौलत राव सिंधिया की मिलिट्री। इसमें जो है यशवंत राव जीत जाते हैं और पुणे को वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, पुणे को वो अपनी तरफ मिला लेते हैं 1802 में। ये बात बाजीराव को पसंद नहीं आती, उनकी गद्दी अब जाने का खतरा होता है। तो जो गलती बाप करता है, ठीक है ना, वही गलती बेटा भी करता है। बाजीराव सेकंड भी क्या करते हैं, वो जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांग लेते हैं। जैसे ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी फ़ौरन उनके सामने सब्सिडरी अलायंस का ऑफर रख देती है। ठीक है, एक तरफ वो करती है ट्रीटी ऑफ बेसिन पेशवा के साथ यानी कि बाजीराव सेकंड के साथ, और गायकवाड़ के साथ वो करती है ट्रीटी ऑफ कैम्बे कि भाई अगर हम इन पर हमला करें तो आपको बीच में नहीं आना है। गायकवाड़ के वो से पहले पहले कह देती है। अब देखिए कौन कौन बचा। अगर 5 इंपॉर्टेंट एरिया हैं तो पेशवा तो जाकर उनसे ट्रीटी कर चुका है, गायकवाड़ के साथ भी वो ट्रीटी कर चुके हैं, होलकर से तो लड़कर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ही गए, तो ये 3 तो हट ही गए। अब कौन बचा, सिंधिया और भोसले इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं कि भाई आप कौन होते हैं हमें गुलामी में धकेलने वाले। तो सिंधिया और भोसले वॉर स्टार्ट कर देते हैं, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। एक वक्त के बाद जब पेशवा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी इनमें मिल जाता है, लेकिन सिंधिया और भोसले के साथ मिल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब अलग अलग जगह पर वॉर होगी, एक जगह पर नहीं होगी, अलग अलग जगह पर वॉर होगी, अलग अलग तरीके से बटे हुए होंगे। तो वेलेस्ली क्या करता है, 2 ग्रुप बनाता है, एक नॉर्थ की तरफ भेजता है और दूसरे ग्रुप को जो है वो साउथ की तरफ वेलेस्ली जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ की तरफ किसे भेजते हैं, लेक को भेजते हैं, और आर्थर वेलेस्ली को भेजते हैं वो साउथ की तरफ। बैटल ऑफ असाई होती है। बैटल ऑफ असाई सितंबर 1803 में होती है, जिसमें कि जो कंबाइंड आर्मी होती है सिंधिया और भोसले की, उसे हरा दिया जाता है। जब कंबाइंड आर्मी को हरा दिया जाता है, ठीक है, इन दोनों के साथ अलग ट्रीटी करी जाएगी। और कुछ टाइम बाद जो भोसले होते हैं, मैंने बोला ना अलग अलग एरिया में जो है वो वॉर चल रही है, तो अरे गांव में फिर से भोसले की आर्मी को हरा दिया जाता है नवंबर 1803 में। और इनके साथ की जाती है ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है, अरे गांव में जब हराया जाते हैं तो इनके साथ की जाती है ट्रीटी ऑफ देवगांव। दूसरी तरफ जिसे जब लेक को भेजा जाता है 1803 में, वो सिंधिया के साथ वॉर करते हैं नॉर्थ की साइड, और बैटल ऑफ असबरी, ठीक है, बैटल ऑफ असबरी नवंबर में करी जाती है, जिसमें कि सिंधिया को हराया जाता है। और इसके बाद ट्रीटी करी जाती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव की ट्रीटी। ये एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस होता है जो कि दौलत राव सिंधिया के साथ करा जाता है। इसमें दौलत राव सिंधिया सरेंडर कर देते हैं रोहतक और गुड़गांव वाला एरिया और दिल्ली और आगरा वाला एरिया।
ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अंग्रेज हराते हैं और अलग अलग ट्रीटी उनके साथ करते हैं, ये पार्ट रहता है। और इसी के साथ जो है सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग हाँ इनके साथ होता है, लेकिन इन सारे वॉर्स में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पसंद नहीं आती और वो वेलेस्ली को वापस बुला लेते हैं और फिर से किसे अपॉइंट करते हैं, कर्नवालिस को अपॉइंट करते हैं। उन्हें ये बात कहकर भेजते हैं कि भाई एक्सपेंशन की मतलब कि जितना भी अभी ये सारी चीज़ें इन्हें रोका जाए, वॉर्स वगैरह जो हो रही है उन्हें रोका जाए। लेकिन कर्नवालिस जब इंडिया आते हैं उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए जो जॉर्ज गवर्नर जनरल बनते हैं और जॉर्ज ट्रीटी करते हैं यशवंत राव के साथ, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट की ट्रीटी 1805 में। और इस ट्रीटी के साथ जो है वो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पांचों के साथ अलग अलग वॉर की गई हैं, पांचों के साथ अलग अलग ट्रीटी की जा चुकी हैं। तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की है। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818, ठीक है। इसमें अब क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, अब फिर से वही मतलब कि लड़ाई ही इस वजह से हो रही है क्योंकि यूनाइट नहीं है लोग, आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, आपस में ही प्रॉब्लम्स आ रही जा रही हैं, आपस में ही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहे हैं अपनी गद्दी को बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें ही हो रही हैं। फिर अब क्या होता है, जो भोसले में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है रघु जी, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो आते हैं वो परशु जी होते हैं, और परशु जी क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो उनको संरक्षण देती हैं उनकी माँ बुकाबाई, और उनके जो भतीजे होते हैं, जो किनके भतीजे, ये रघु जी के भतीजे यानी कि परशु जी के जो कज़न होते हैं अप्पा साहिब, ये दोनों अप्पा साहिब गद्दी के लिए जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोलती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे गद्दी के लिए, और आप हमें फिर मतलब कि वही एरियाज़ वगैरह दे दीजिएगा, आप हमें भी पैसे वगैरह दे दीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं। फिर से यही चीज़ हुई। फिर जब हुआ, अब भोसले में भी यहाँ पर भी दरबार में चली रही है, और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो दोबारा से बड़ौदा और पूना के बीच में दोबारा से हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरा रीज़न रहता है वॉर का, कि पेंडारीज जो अलग अलग जगहों पर जाकर लूटपाट करते हैं, वहाँ से पैसा लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और क्योंकि पिंडारी जो है वो मराठा से जुड़े हुए रहते हैं, तो जब पिंडारी पर हमला होता है तो मराठा समझते हैं सीधा सीधा हम पर हमला हो रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। और कॉन्फ्लिक्ट समझ लेते हैं पूना और बड़ौदा के बीच में। जो बड़ौदा है यानी कि गायकवाड़ है, वो पहले से ही अंग्रेज़ों से ट्रीटी कर चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद पूना जो है यानी कि बाजीराव सेकंड, वो रिवेन्यू के लिए मांग करता है बड़ौदा से, और 1 करोड़ रुपये वो मांगता है। इसके लिए जो गायकवाड़ है वो गायकवाड़ हैं वो भेजते हैं एक दूत को गंगाधर शास्त्री को, लेकिन गंगाधर शास्त्री की जो है मृत्यु करा दी जाती है, हत्या करा दी जाती है। किसकी तरफ से, जो पेशवा के मिनिस्टर हैं त्रिम्बक दांगले की तरफ से। अब ये सब जब मृत्यु करा दी जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और फिर वो सीधा सीधा डिमांड करती है किससे, पेशवा से, कि आप एक तो सबसे पहले जो ये मृत्यु करी गई है उसके बारे में एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें पेश करिए जिन मिनिस्टर ने इनकी डेथ करी है। पूरी तरीके से आप जो आपका मतलब कि गायकवाड़ है उस पर अपना अधिकार छोड़ देंगे और सरेंडर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटरीज। ये युद्ध के बाद की सिचुएशन है। कौन सा वॉर होता है, बैटल ऑफ किरकी होता है और बैटल ऑफ अष्टी, ये 2 वॉर होते हैं। और यहाँ पर जो है पेशवा की जो पोजीशन है वो पोजीशन को ख़त्म कर दिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है कानपुर, बिट्टूर में भेज दिया जाता है, और उन्हें पेंशन पर रख दिया जाता है। अब ये कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पूना 1817 में ये ट्रीटी होती है।
ठीक है। और पिंडारीज, और क्यों लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिमांड कर देती है कि भाई आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते, और पिंडारियों को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो जो पूना रहता है, ठीक है, और सिंधिया जो रहते हैं वो उन्हें, मतलब कि सिंधिया, होलकर, पेशवा, ये तीनों जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये पेशवा के साथ ट्रीटी हो गई, उनके साथ लड़ाई हो गई। अब किसके कौन बचा है, सिंधिया और होलकर, ठीक है, और भोसले। तो दौलत राव सिंधिया के साथ जो है लड़ाई की बात होती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, नवंबर 1818 में। अप्पा साहिब जो होते हैं नागपुर के, यानी कि भोसले, तो वहाँ उनके साथ सीता बर्डी की जो लड़ाई होती है उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है। और जो होलकर होते हैं उनके साथ होती है, सॉरी, नागपुर, अप्पा साहिब जो होते हैं नागपुर के, ठीक है, वो उनके युद्ध होता है उनके साथ सीताबड़ी। और जो माह होलकर रहते हैं, ठीक है, होलकर के साथ जो लड़ाई होती है महिदपुर की, उनके साथ होती है ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है, 1818 में। ये तीनों तरीके से जो युद्ध होते हैं। अब जो है पेशवा को भी ख़त्म कर दिया, उनकी पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया है। अब मराठा भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो पेशवा राज्य है उससे सतारा का हिस्सा निकाल लेते हैं, और शिवाजी के जो वंशज होते हैं प्रताप सिंह, उन्हें गद्दी दे देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई पेशवा ने तो बिना फालतू में ली हुई थी, उनकी थोड़ी ना पावर थी, पावर तो असली शिवाजी की थी। तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए वो बिठा देते हैं, जिस तरीके से मैसूर में हुआ था, उस वही जो चीज़ है वो यहाँ पे मराठा में भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है क्या करते हैं, बाकी जो एरिया होता है उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लेते हैं 1818 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया को बड़ा कर देते हैं। ये जो वॉर होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसे पंडारी वॉर भी कहा जाता है। अब वही कि क्या क्या जो हार के हैं वो रीज़न रहते हैं, तो पहले भी मैंने बताया था कि वही कि अपनी मिलिट्री को वो मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, चीज़ों में अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं, फूट पड़ी हुई रहती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं उनकी हार के। ये होता है एंग्लो मराठा में। अब बात करते हैं अवध, ठीक है। अवध भी जो इमरजेंस में पावर था, बहुत इंपॉर्टेंट पावर था, उसका भी अधिग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है, उसे भी मिला लिया जाता है। अब क्या क्या होता है, एक, क्योंकि आपको याद होगा बैटल ऑफ बक्सर जब मैं पढ़ा रही थी, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध के साथ ट्रीटी करी गई थी अवध में, और उन्हें बोला गया था कि आप एक मिलिट्री की जो टुकड़ी होगी, एक अंग्रेज को मिलिट्री में रखेंगे, ठीक है। और वो उनकी जो डिमांड थी कि आप रखने के पैसे भी हमें देंगे, एक तो आप सेना को रखेंगे ही, और सेना को रखने का पैसा भी हमें देंगे। तो उनकी जो मांगे थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब अंग्रेज़ों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी तो नवाब क्या कर रहा था, टैक्स बढ़ा रहा था। टैक्स जब बढ़ा रहा था तो ताल्लुकदारों के साथ उसके जो संबंध थे वो खराब होते जा रहे थे, ठीक है। इससे जो पूरे राज्य में स्थिरता, अनस्टेबिलिटी पूरे स्टेट में बढ़ती जा रही थी। अब क्या हुआ, दूसरा रीज़न क्या था कि भाई अंग्रेज़ों के पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉर्स वो कर रहे थे, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ उनके बीच में हो रही थी, तो पैसा तो उन्हें चाहिए। ये बात किससे साफ हो जाती है, जब वॉरेन हेस्टिंग और आसिफुद्दौला जो नवाब रहता है वो अवध की बेगमों को लूटते हैं। इससे जाहिर हो जाता है कि भाई बहुत ज़रूरत है इन्हें पैसे की। दूसरा, ये बात नवाब जाहिर कर देता है कि अब वो जो इतनी ज़्यादा जो मांगे कर रहे हैं अंग्रेज़, उन मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे ही उन्हें ये आशंका होती है तो वॉरेन हेस्टिंग ये बोल देते हैं कि भाई एरिया ले लो, जितने एरिया से हमारी डिमांड पूरी हो सके उतने एरिया को कैप्चर कर लो, अपने अंडर में कर लो। दूसरा, इसके अलावा जो रीज़न था, अवध बहुत इम्पोर्टेंट था व्यापार के लिए। एक तो बंगाल और है ना जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे जोड़ भी रहा था अवध। दूसरा, जो इंग्लैंड में नील की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसमें बहुत बड़ा जो पार्ट है वह अवध से जा रहा था। दूसरा, चीन में क्योंकि ट्रेड जो बैलेंस है वो बनाना था, और कच्चे कपास का जो है चीन में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो है बहुत बड़ी मात्रा में अवध से हो रहा था। और इस एक्सपोर्ट पर जो है अवध के नवाब ने
बहुत भारी टैक्सेस लगाए हुए थे, जिसकी वजह से जो है कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई सब चीज़ों को हटाओ, हम अपने ही अंडर में कर लेते हैं, फिर हम अपनी मर्जी से सारा टैक्स फ्री कर देंगे और आराम से अपना व्यापार करेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने वही करने के लिए हुक्म दिया। अब उन्हें चाहिए था कोई बहाना, कि कोई बहाना हमें मिले और हम ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। तो 1797 में क्या होता है कि नवाब आसिफुद्दौला जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बेटे को राजा बनाने की जगह, उसके बेटे को नवाब बनाने की जगह उसका जो भाई होता है सआदत अली, उसे गद्दी पर अंग्रेज़ बिठा देते हैं। इसे गद्दी पर जैसे ही बिठाते हैं तो वो बहुत सारे एरिया देता है अंग्रेज़ों को, बहुत सारे अनुदान देता है अंग्रेज़ों को, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी नवाब है, वो भी चाहेगा कि भाई इतना ज़्यादा मेरे काम में इंटरफेयर ना करें, और वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है। कंपनी कभी इस चीज़ को पसंद करेगी कि कोई भी राजा इंडिपेंडेंटली काम करे, वो स्वतंत्र रूप से काम करे? वही हुआ, वेलेस्ली को ये बात पसंद नहीं है और वो अपने भाई हेनरी को भेजते हैं बात करने के लिए कि जाओ उनसे बात करो कि अब तो हम एक ट्रीटी करेंगे और उस ट्रीटी के बदले हमें उतना भाग, आधा भाग दे दो, उससे हमारी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, जितना भी कर है उसकी अदायगी पूरी हो जाती है। और जितने एरिया की वो मांग करते हैं ना, तो जितना रेवेन्यू उनके पास जा रहा होता है उससे भी डबल रेवेन्यू की जो डिमांड है उस एरिया से पूरी हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो ट्रीटी कर लेते हैं, 1801 में ट्रीटी करते हैं और आधा अवध जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ये जो है आपकी सब्सिडरी अलाइंस, हाँ सब्सिडरी अलाइंस में आता है। और उसके बाद लेकिन उनकी भूख यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती, आगे जाके वो कुशासन का यानी कि ठीक से काम नहीं कर पा रहा नवाब, इस चीज़ का आरोप लगाता है और 1856 में 1857 में पूरे अवध को अपने अंडर में ले लेता है। तो ये रहती है अवध की सिचुएशन। अब बात करते हैं पंजाब की। जैसा कि मैंने इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स में बताया था कि पंजाब जब स्ट्रांग होता जा रहा था तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बनकर आए थे रणजीत सिंह। 1893 में क्या होता है, 1839 में क्या होता है, रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। और जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पंजाब में फैल जाती है। रणजीत सिंह की जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी थी या सबसे अच्छा था जो काम करने का तरीका था, वो क्या करते थे कि जो पुश्तैनी सरदार थे और नवाब थे उनके बीच में बैलेंस बनाकर रखते थे। वहीं जो जम्मू और पंजाब के जो डोगरा इलीट क्लास था उनके बीच में बैलेंस बनाकर रखते थे। लेकिन जो उनके सक्सेसर्स होते हैं, उनके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं, उनमें काबिलियत नहीं होती, उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती वो इन सब लोगों में अच्छी तरीके से बैलेंस बना के रखें। तो जिस आधार पर शासन व्यवस्था चल रही थी अभी तक पंजाब की, वो एक तरीके से टूटना शुरू हो जाती है। जैसे ही टूटना शुरू हो जाती है और पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है व्यापार की हानि होगी ही होगी। ये जो अब जो आएंगी इलीट क्लास आएगी, सत्ता पे बैठने वाले लोग आएंगे, वो बहुत ज़्यादा करप्शन करेंगे और इस करप्शन के बाद जो कि होगी रेवेन्यू की जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो इन पर जो लोग होंगे उन पर इम्पोज करे जाएंगे। तो इससे जो है डेवलपमेंट जो है बहुत कम होगा या फिर रुक जाएगा। अब क्या होता है, रणजीत सिंह के जो उनकी डेथ के बाद रणजीत सिंह के जो बेटे होते हैं खड़क सिंह, वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन खड़क सिंह महसूस करते हैं कि जो डोगरा दो गुट होते हैं, अब दो गुट बढ़ चुके होते हैं, एक डोगरा होता है, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो आपको होता है सिंध वालियों का, ठीक है। तो खड़क सिंह ये फील करते हैं कि जो डोगरा पर मेरी जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपनी निर्भरता को कम करने के लिए जो डोगरा विरोधी गुट होता है यानी कि सिंधवालियों वाला जो गुट होता है उसे समर्थन देना जो खड़क सिंह है वो शुरू कर देते हैं। ये बात पसंद नहीं आती है डोगरा को, वजीर को। वो खड़क सिंह के जो बेटे होते हैं नैनीहाल, उनके साथ गठजोड़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद खड़क सिंह और नैनीहाल दोनों की डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद अब दावेदार बनते हैं शेर सिंह, जो कि रणजीत सिंह के बेटे होते हैं, शहजादे होते हैं, और
जो रणजीत सिंह की बीवी होती हैं वो अपने पोते के लिए, यानी कि नैनिहाल सिंह की जो बीवी होती हैं वो उस टाइम में प्रेग्नेंट होती हैं, वो मतलब कि दावेदारी पेश करती है अपने पोते के लिए कि नैनिहाल सिंह का बेटा होगा और वो गद्दी पर बैठेगा, जब तक वो नहीं बैठता मैं सारे काम का संभालूंगी। तो ये दो दावेदार बनते हैं और इन दो दावेदार को दोनों अलग अलग जो गुट हैं वो सपोर्ट करते हैं। शेर सिंह को जो सपोर्ट करता है वो डोगरा गुट करता है, ठीक है, ग्रुप करता है, और जो महारानी चांद कौर को करता है वो करता है सिंधवालियों वाला ग्रुप। इस वॉर में जो है डोगरा ग्रुप जो है वो जीत जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से इंटरफेयर करने की मांग करते हैं, वो कहते हैं हमें सपोर्ट करिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी इस मामले में दखलंदाजी नहीं करती। जाहिर सी बात है वो भी एक अच्छा मौका ढूंढ रही होती है, अभी वो उन्हें लगता है कि अच्छा मौका नहीं है तो वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है डोगरा जो ग्रुप है वो जीत जाता है और बना दिया जाता है शेर सिंह को राजा। जैसे ही शेर सिंह को महाराज बना दिया जाता है, फिर से जो डोगरा ग्रुप है उस पर जो निर्भरता है राजा की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और शेर सिंह जो है विरोधी जो गुट होता है उसे संरक्षण देना, उसे अपने अंडर में लाना शुरू कर देता है, जिससे डोगरा जो गुट है, ग्रुप है, उसे नाराज़ हो जाता है और फिर से वो सारी चीज़ें हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि जिन्हें सपोर्ट कर रहा होता है शेर सिंह, सिंधवालियों को, वो सिंधवालिया शेर सिंह को भी मार देते हैं, उनके बेटे को भी मार देते हैं और डोगरा को भी मार देते हैं, तीनों को ही मार देते हैं, ठीक है, और अपनी जो सत्ता है वो स्थापित करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन जो डोगरा का बेटा होता है हीरा सिंह डोगरा, वो जो मिलिट्री है उसे अपने साथ मिला लेता है, ठीक है, और दिलीप सिंह जो होता है, जो सबसे छोटा बेटा होता है रणजीत सिंह का, उसे गद्दी पर बिठाता है और उसका वजीर बन जाता है। कुछ टाइम बाद इसको भी मार दिया जाता है, और जो इनकी माँ होती है, दिलीप सिंह की जो माँ होती है, वो शासन को संभालती है और अपने भाई को वजीर बना देती है। अपने भाई को जो है वो वजीर बना देती है, और जो जवाहर सिंह होते हैं उनके भाई, उनकी भी हत्या कर दी जाती है सितंबर 1845 में। आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मुझे जो मराठा है उसमें भी यही कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा क्रिएट होती है कि इतनी ज़्यादा कभी कोई किसी की डेथ कर रहा है, कभी कोई किसी से वॉर कर रहा है, कभी कोई किसी से, मतलब कि कुछ सालों में भी स्टेबिलिटी नहीं है। अब जब किसी राज्य में स्टेबिलिटी ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है बाहरी जो शक्तियाँ हैं उन्हें तो मौका मिलेगा ही। राज्य में किसी तरीके से योगदान हो नहीं रहा, उसकी जो पावर है वो बढ़ नहीं रही, तो इन सारी चीज़ों में जब लगे रहेंगे तो मिलिट्री पावर है वो भी कमज़ोर होगी। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब सोचेंगे इतनी सारी वॉर्स हैं, इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे नाम हैं, तो आराम से एक एक वॉर, मतलब कि अगर आप मराठा कर रहे हैं तो फर्स्ट एंग्लो मराठा को लेकर आराम से बैठिए, उसके नाम देखिए, अच्छे से ट्रीटीज़ देखिए, वॉर देखिए, कौन सा सिचुएशन किसके बाद आ रही है, ये सारी चीज़ें देखिए। 2-3 बार लेक्चर को सुनेंगे, ये सारी चीज़ें भी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब जवाहर सिंह की डेथ हो जाती है, उनकी जब हत्या हो जाती है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आती है लाल सिंह अब रानी के साथ काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो भी सेना को अपनी तरफ मिला लेते हैं और इस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल जाते हैं। अब फर्स्ट एंग्लो जो सिख वॉर है उसका क्या बहाना मिलता है, रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में क्या होता है, सतलज नदी जो है वो एक सीमा रेखा बना ली जाती है। जैसे कि ये सतलज नदी है और इधर नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, तो अंग्रेज़ ये ट्रीटी कर लेते हैं रणजीत सिंह से कि आप इधर की साइड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इधर की साइड आप नहीं करेंगे, बाकी आप नॉर्थ में जाएं, जम्मू कश्मीर जाएं, अफगानिस्तान वाले एरिया में जाएं, इधर जाएं, आप बाकी जगह एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वाले एरिया में एक्सपेंशन नहीं कर देंगे। तो सिख क्या होते हैं, ये जो सीमा रेखा होती है इसे पार कर लेते हैं, और जैसे ये पार करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाता है वॉर स्टार्ट करने का। अब लॉर्ड हार्डिंग जो होते हैं वो इस वॉर के लिए घोषणा कर देते हैं, और लाल सिंह क्योंकि विश्वासघात करते हैं तो इस आर्मी में जो है, इस जो युद्ध है उसमें
सिख आर्मी जो है हार जाती है। और इसके बाद 4 वॉर होती हैं, मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और अलीवाल। ये 4 इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। निर्णायक जो वॉर होता है, जो रिजल्ट तय करता है, वो होता है सबराव की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ सबराव। मार्च 84 में 1846 में लाहौर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें कि बोल दिया जाता है कि अब जो पंजाब है उसमें अंग्रेज़ रेजिडेंट रखा जाएगा। अब जो सेना की जो संख्या है उसे कम करा जाएगा। उसके बाद जालंधर वाला जो दोआब है, ठीक है ना, दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का जो पार्ट होता है, बहुत फर्टाइल एरिया होता है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो वो वाला जालंधर वाला जो दोआब है वो अंग्रेज़ अपने अंडर में ले लेते हैं और मांग करते हैं इनसे कि आप हमें देंगे कितना, 1 करोड़ रुपए। जब जो सिख हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारे पास तो 1 करोड़ नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कोई बात नहीं, अगर आपके पास 1 करोड़ नहीं है तो आप हमसे लीजिए 45 लाख रुपए। 45 है या 75 है, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं। 45 लाख रुपए लीजिए और आप जो जम्मू वाला पार्ट है वो भी हमें दे दीजिए, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट। और ये लेकर किसे दे देते हैं, वो गुलाब सिंह डोगरा को दे देते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली है, याद रखेंगे। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर रणजीत सिंह के टाइम पर हुई थी, जिसमें कि जो सीमा रेखा है वो तय की गई थी। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली है। ठीक है, क्योंकि गुलाब सिंह डोगरा जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, तो इनका जो ये एज अ गिफ्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें दे देती है। इसके साथ जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंग्लो सिख वॉर जो है वो ख़त्म होता है। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो होता है वो 1848 में और उससे 1849 में होता है। अब जो सिख है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हम पर इतनी ज़्यादा अपमानजनक जो संधि है वो थोप दी गई है। तो मुल्तान के जो गवर्नर होते हैं मूल राज, वो विद्रोह कर देते हैं। उसके जगह पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी और को गवर्नर बना देती है और पूरा जो मुल्तान है वो विद्रोह कर देता है। उस विद्रोह को रोकने के लिए 2 अंग्रेज़ अधिकारी अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करे होते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट, उनकी हत्या कर देते हैं मुल्तान के लोग। और सैनिक कमांडर शेर सिंह को फिर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है कि आप जाइए सिचुएशन को हैंडल करिए। लेकिन जो उनके शेर सिंह के पिता होते हैं, हज़ारा के गवर्नर छत्तर सिंह, वो भी विद्रोह कर देते हैं और शेर सिंह जो जाकर मिल जाते हैं छत्तर सिंह के साथ जाकर मिल जाते हैं। अब ये सब एक तरफ हो गए। और जो डलहौजी है वो कहते हैं कि अगर जो सिख है वो लड़ाई ही चाहते हैं, युद्ध ही चाहते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर संतुष्ट करेंगे, हम युद्ध ज़रूर करेंगे। तो डलहौजी जो है वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद जो है रामनगर का युद्ध होता है, चिलियावान का युद्ध होता है, और लास्ट में जो निर्णायक युद्ध होता है वो गुजरा का युद्ध होता है, जिसे कि बैटल ऑफ गन या तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। ये निर्णायक युद्ध होता है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है पंजाब को 1849 में अपने अंदर मिला लेते हैं और 1853 में जो पंजाब की सीमाएं हैं उसे भी समाप्त कर देते हैं और पूरी तरीके से जो सीमा रेखा है उसे हटाकर अपने अंदर पूरी तरीके से मिला लिया जाता है। तो ये पंजाब वाली हिस्ट्री रहती है। इसमें ट्रीटीज़ और वॉर्स में आपको बता चुकी है। 3-4 बार आप लेक्चर देखिएगा, देखिए एक बार में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं, इतनी सारे नाम हैं, इतने सारी बैटल्स हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी। दूसरी बात, अब सिर्फ आपका बर्मा वाला पार्ट और अफ़गान वाला पार्ट रह गया है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप उसकी रीडिंग खुद कर लेंगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने वाला या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो कंप्लीट सेकंड चैप्टर की लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, उम्मीद यही है मुझे। तो वो कंप्लीट चैप्टर लाने में करीबन 1 हफ़्ता तो लगेगा। तो अब जो भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो वो नेक्स्ट टाइम ही अपलोड करूँगी और वो कंप्लीट वीडियो अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।